हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो टॉपिक हमारा चल रहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था समझने से कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड था, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट के अंदर दो टाइप्स थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था क्या। ओके, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे x एक कंप्लीट नंबर की वैल्यूज लेता है, या तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। वेयर एज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने क्या देखा था कि x की वैल्यू जो थी 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती है, यानी पॉइंट्स में भी आ सकती है। जिसकी एग्जाम्पल हमने देखी थी, सपोज किसी की हाइट जो कि आप पॉइंट्स में भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए वो किसका पार्ट था, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था। सो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये एक टाइप है ऑफ द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें पता है कि x की जो वैल्यूज होंगी एक कंप्लीट नंबर होंगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। दूसरी चीज, जब हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दिया किसने था। ओके, तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था सर डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइजन। इन्हीं के नाम पे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रखा गया। ठीक है, इन्हीं के नाम पे रखा गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ईयर क्या था जब इन्होंने इसको दिया, वो था 1837। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे थे, तो क्या नीड हुई थी, क्यों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस करा गया, क्या नीड थी। ठीक है, तो कभी कभी सिचुएशन में ऐसा होता है जहां पे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम एन को ले रहे थे कि हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके ट्रायल्स इतनी बार हो जाते हैं, एन की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है जो कि अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी को रीच कर रही है, तो आप वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं कर सकते। अब सपोज कीजिए अब एन आपका या तो 2000, 30,000 इतना ज्यादा वैल्यू में है, तो आप कितनी बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो अनदर डिस्ट्रीब्यूशन आया वो था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसकी अपनी खुद की कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, जैसे हमने बाइनोमियल के अंदर कुछ कंडीशंस देखी थी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पे वो अप्लाई किया जाएगा, वैसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। ओके, सो लेट्स सी दोस कंडीशंस। पहली कंडीशन हमने जो अभी डिस्कस करी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप सपोज कीजिए एक ट्री है, उसकी लीफ को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें आप कर सकते हो, बट क्या आपको लगता है कि वो चीज फीजिबल है कि आप इतना ज्यादा एन है उसके अंदर, आप उससे रिलेटेड कोई प्रोबेबिलिटीज निकालने वाले हो, तो एन की वैल्यू इतनी ज्यादा लार्ज हो जाएगी कि बाइनोमियल के जरिए आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा टाइम यूज करने से बेहतर है आप जहां पर इंफिनिटी की वैल्यू हो सकती है एन की, वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर लो। जैसे सपोज एन अगर 4 है, 6 है, तो इतनी वैल्यू तक तो आप बाइनोमियल इजीली यूज कर सकते हो। ठीक, बट जब आपकी एन सपोज कर लीजिए 1600 पहुंच गई, 2000 पहुंच गई, तो इट इज बेटर कि आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होना है, बिकॉज एन अप्रोक्सीमेटली रीचेस टू इंफिनिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन कहती है इट इज यूज्ड इन अ सिचुएशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल। अब इसका क्या मतलब है, इसके अंदर ये कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होता है। सक्सेस क्या है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो वो हो रहा है तो वो सक्सेस है, और अगर नहीं हो रहा तो वो फेलियर है। जैसे अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो और हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, तो हेड अगर आ गया तो वो क्या है, सक्सेस है, और अगर नहीं आया तो वो क्या है, फेलियर है। ठीक है, बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उन सिचुएशन में यूज होता है जहां पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए एक कंपनी है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बल्ब्स की। ठीक है, अब वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बल्ब्स की, तो वो सारे मेजर्स लेगी, सारे इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेगी बल्ब्स की कि उनके अंदर डिफेक्ट ना हो। ऑब्वियसली कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहेगी, सारे मेजर्स लेगी। फिर भी क्या होता है, कभी कभी कुछ आइटम्स क्या होते हैं, डिफेक्टिव निकल जाते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सक्सेस क्या होगा यहाँ पे कि बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है।
सक्सेस क्या होगा, बल्ब्स का डिफेक्टिव होना, बट हमें पता है कि बल्ब्स का डिफेक्टिव होना बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इन सिचुएशन में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक बुक पब्लिश हुई है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक्स या उनके अंदर वर्ड्स में कितनी कितनी गलतियां हैं। अब ऑब्वियसली इतनी ज्यादा गलतियां तो होंगी नहीं, ठीक है। सब लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक कंप्लीट बुक बने, वहां पे मिस्टेक्स कम से कम रहे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी अगर आपसे मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो वो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, क्योंकि वहां पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझिए ताकि और क्लियर हो जाए। सपोज कर लीजिए कोई एक डिजीज है, वो बहुत रेयरली अकर होती है, ठीक है, बहुत रेयरली होती है, हर किसी को नहीं हो रही है, कभी कभी किसी किसी को हो गई। अब आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी कि कितने लोगों को वो डिजीज हुई, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका सक्सेस होना क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तो पी क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा वेरी वेरी स्मॉल है। तो ये भी आपको पता लग जाएगा किसका केस है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको दिखेगा कि एन बहुत ज्यादा लार्ज है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, और फेलियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लार्ज है। तो आपको क्लियरली देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये केस किसका है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि कभी कभी आपको नेम दे देगा कि आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के चलते ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कभी कभी आपको क्वेश्चन को देख के खुद जज करना पड़ेगा। इसीलिए हम हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस देखते हैं कि हमें खुद समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमने यही था कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो बहुत ज्यादा लार्ज है। अब डिफेक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका डिफेक्टिव ना होना क्या है, हमारे लिए फेलियर है, और वो क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज, क्योंकि हर कंपनी क्या कर रही है, डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो तीनों सिचुएशन आपको समझ में आ गई। एन बहुत ज्यादा लार्ज है, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल होती है, और फेलियर क्या है, लार्ज है। ओके, अब जैसे हमने बाइनोमियल के अंदर देखा था कि हम मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हर चीज कैलकुलेट कर सकते थे, वैसे ही हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हर एक चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर मीन एक बराबर होता है एक पॉजिटिव कांस्टेंट के, ठीक है। पॉजिटिव कांस्टेंट एक पैरामीटर है जो एम के जरिए डिनोट करा जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है आपका एन पी। कहीं कहीं क्वेश्चंस में पैरामीटर करके एम की वैल्यू खुद गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन होगी तो हम इजीली एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन पी। अब एन पी क्या है, तो एन क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ऑब्वियसली अगर आप ट्रायल्स कर रहे हो, सिंपली बाइनोमियल के अंदर हम अगर कॉइन को टॉस कर रहे थे, 2 बार कर रहे थे, 3 बार कर रहे थे, तो वही हमारा एन था। अब मगर हमने यहाँ देखा कि हमारी एन क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है, इन्फिनिटी को रीच कर रही होगी। तो यहाँ पे 3, 4 ऑब्वियसली एन की वैल्यू नहीं होगी, क्या होगी, हो सकता है 1600 हो गई, 2000 हो गई। तो उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, ठीक है। तो एम की वैल्यू आपकी एन पी करके इजिली कैलकुलेट हो सकती है। वहीं दूसरी चीज वेरिएंस क्या होता है, यहाँ पे वेरिएंस बराबर होता है मीन के, ठीक है। मीन का जो फॉर्मूला है, एम का जो फॉर्मूला है एनपी, वही यहाँ पे किसका फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो और इजी हो जाता है हमें याद करना कि मीन और वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बराबर है। दोनों का ही फॉर्मूला क्या है, एनपी और एनपी, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, वेरिएंस का जब आप स्क्वायर रूट कर देते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एम, तो जब उसी का स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब हमारा मेन फॉर्मूला, जैसे हम पहले प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपने फॉर्मूला से, वैसे ही यहाँ पे एक अलग स्पेसिफिक फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग दी प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स क्या होता था, यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल होता था, ठीक है। जैसे वैल्यूज होती थी 0, 1, 2, 3, 4, जो एक्स वैल्यूज अज्यूम कर रहा था रैंडम वेरिएबल, वही क्या है, ये हमारा एक्स है, रैंडम वेरिएबल है जो कुछ भी डिनोट करेगा। सपोज पहले हमने क्या देखा था, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी जो एक्स रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा होगा, डिनोट कर रहा होगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो होता है e रेज टू द पावर माइनस m। अब यहाँ पे e क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पूरे की वैल्यू e रेज टू द पावर माइनस m की आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं हम बाई m रेज टू द पावर x। m हमारा यही है जो हमने np करके कैलकुलेट करा है, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो सीधे सीधे यहाँ पे m आप लिख सकते हो, ठीक। उसकी पावर जाती है x। x क्या है हमारा, वही रैंडम वेरिएबल। जैसे अगर हम x 0 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, x 1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। और वही वैल्यू का नीचे हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ऐसे ही आप सारी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज इन तरीके के क्वेश्चन को पहचानने की ये है
कि आपके क्वेश्चन में जब भी आपको दिख जाए कि e रेस टू द पावर माइनस m की कुछ वैल्यू गिवन है, तो वो भी अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किसका है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। क्योंकि बाइनोमियल में तो ऐसी कोई चीज गिवन में होती ही नहीं है, पॉइजन में ही होती है, ठीक है। और हमेशा ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ऐसा नहीं है कि कभी गिवन नहीं होगी, ये हमेशा गिवन होगी। तो इसको देख के भी आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 4। पैरामीटर क्या है, वही वैल्यू ऑफ m है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको m गिवन है यानी 4, ठीक। अब आप चलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट x अज्यूम द वैल्यूज, ठीक। आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस गिवन है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, यानी जब x 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सब सिचुएशंस में आपको कैलकुलेट करनी है। देन बी पार्ट आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2। सी पार्ट में आपसे कह रहा है x इज एटलीस्ट 3, ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या है, या तो 3 है या फिर क्या है, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, ठीक। अब देखो इसके अंदर सिचुएशन के अंदर हम फर्स्ट पार्ट तो पहले सॉल्व करते हैं, ए पार्ट, ठीक है। जैसे हम बाइनोमियल के अंदर निकालते थे कि हम x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अलग अलग निकालते थे, वैसे ही हम क्या करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी यही चीज करते हैं। सिर्फ चीज क्या हो जाती है डिफरेंट, कि हमारा फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। वहां पे हम NCX वाला फॉर्मूला यूज करते थे, यहाँ पे हमारा एक अलग स्पेसिफिक फॉर्मूला है। और मैंने आपको बताया था कि आपकी e की पावर -4 जो आपका गिवन है, यानी e की पावर -m की जो वैल्यू होती है आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती है। तो यहाँ पे e की पावर -4 ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.0183, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद द ए पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, p व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद ऐसे ही 1, 2, 3 निकालेंगे। अब आपको मालूम है आपका फॉर्मूला क्या है, e की पावर -m मल्टीप्लाई बाई m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। आपको e की पावर -m यानी e आपको एज इट इज लिख लेना है, और m आपको कितना गिवन है 4, यानी ये कितना हो जाएगा आपका -4। मल्टीप्लाई आपको करना है विद m की पावर x, m आपको फिर से पता है कितना है 4, और x आपको कितना लेना है, यही जो आपकी रैंडम वैल्यू वो अज्यूम कर रहा है, रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू ले रहा है वही हमारा क्या है, x है। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या लेते हैं, x का फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये तो आपका 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 हो गया, तो सिर्फ आपका क्या बचा, e की पावर -4। तो e की पावर -4 आपको ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 0.0183। तो सिंपली आपकी क्या वैल्यू हो गई, 0.0183, यानी फर्स्ट पार्ट में तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, दोनों वैल्यूज 1 ही हो गई, सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू बची है, e की पावर -4 ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू 0.0183। अब नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं जहां हमें कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा हमारा, p x इक्वल टू 0 कर लिया। अब क्या करना है, p व्हेन x इक्वल टू 1, सेम चीज करेंगे, e की वैल्यू रख, e हमारा क्या है यहाँ पे, e एज इट इज लिख जाएगा, e की पावर हमारा कितना जाता है -m यानी -4 इंटू हमारा 4 यानी m होता है, उसकी पावर चली जाती है x, यानी यहाँ पे x कितना हो जाएगा 1, और नीचे चले जाता है हमारा 1 फैक्टोरियल यानी x फैक्टोरियल। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर -4 आपका एज इट इज है, यानी 0.0183, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया 4, और ये 1 है तो ये तो 1 फैक्टोरियल है, 1 हो गया, ऊपर कितनी वैल्यू बची 0.0183 मल्टीप्लाई बाय 4। अब बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, कर लेते हैं 0.0183 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपका आ गया आंसर 0.0732। यानी जब आपने 0 रखा था तो सिर्फ आपको क्या करना था, एज इट इज आपने रख दी, e की पावर -4 ही बचा। जब आपने 1 ली x इक्वल टू 1 तो आपको 0.0183 यानी ये वाली वैल्यू, और इधर क्या बचा आपका 4 की पावर 1 यानी 4 वो बचा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया आपका p एट x इक्वल टू 1। ऐसे ही अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं p एट x इक्वल टू 2। सेम चीज करनी है, बस x की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको रखते हैं, e पावर -4 एज इट इज रहेगा इंटू m की पावर, m हमारा कितना है 4, 4 की पावर कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, x यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 मत ले लिएगा, ये 4m है और नीचे है x फैक्टोरियल, ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे वही चीज, e -4 की वैल्यू आपको पता है 0.0183
3, 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16 और 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 2 इंटू 1 यानी 2 ही हो गया, तो नीचे आ गया आपका 2। अब आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, क्या हो गया आपका 0.0183 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.1464, ठीक। आपने यहाँ पे क्या हुआ 4 का स्क्वायर कर दिया, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है 2, पहले 0 थी कुछ नहीं करा, अब 1 हो गई तो 4 ही बचा, क्योंकि 4 की पावर 1 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की पावर क्या है 2 है, यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए। इतना कंसेप्ट तो सेम चल रहा है, बस फैक्टोरियल खोलना पड़ेगा यहाँ 2 का और ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको भी। p व्हेन x इक्वल टू कितना है आपका 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू हमारी सिर्फ और सिर्फ चेंज हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 3, यानी 4 के स्क्वायर के बदले यहाँ पे क्या निकालेंगे 4 का क्यूब, e की पावर -4 सेम। उसके बाद m लेते हैं, m की पावर क्या चली जाती है x चला जाता है, m कितना है 4 है। अब x की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई 3 हो गई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। अब 2 का फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि x भी चेंज हो गया है, ठीक। ये याद रखिए, ये वाली वैल्यू और ये ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। जो यहाँ है वो यहाँ है, बस एक चीज क्या आ गई है यहाँ पे ऐड हो गई है फैक्टोरियल। e की पावर -4 कितना है 0.0183, ठीक है। वही वैल्यू जो गिवन है वही चल रही है। अब 4 का आप क्या कर लोगे क्यूब कर लोगे, 64 हो जाएगा, और ये 3 को खोल लोगे। 3 का फैक्टोरियल जब आप ओपन करोगे क्या हो जाएगा, रिवर्स में वैल्यूज चली जाती है, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही खुलता है, आप रिवर्स में चले गए 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई, ठीक है। तो फैक्टोरियल खोल दिया, 6 वैल्यू आ गई। अब इसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे, 0.0183 इंटू 64, ठीक है, देन डिवाइडेड बाई 6, तो आपकी वैल्यू आ गई 0.1952, ठीक है, 0.1952, यानी ये आपकी वैल्यूज आ गई सारी पॉइंट्स में, ठीक है। पहले की कितनी आई आपकी सेम, जो ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी वही आ गई थी 0.0183। उसके बाद हम चले, हमने किया तो हमने 4 की पावर 1 ले लिया, कितनी वैल्यू आ गई 0.0732, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 2 निकाल लिया 0.1464, उसके बाद p व्हेन x इक्वल टू 3 निकाल लिया 0.1952। जैसे मतलब हम पहले प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते थे, वैसे ही यहाँ पे हमने हर एक सिचुएशन में प्रोबेबिलिटीज ही कैलकुलेट करी है, बस यहाँ पे क्या करा है हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट। चलिए बी पार्ट क्या कह रहा था आपसे, इस क्वेश्चन का कह रहा था प्रोबेबिलिटी व्हेन x क्या है लेस देन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एटलीस्ट एटमोस्ट वाली कोई सिचुएशन नहीं है, सीधे सीधे बोल रहा है आपसे लेस देन 2। अब लेस देन 2 से वैल्यू कौन कौन सी होंगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। फुट 2 की तो बात नहीं हो रही, क्योंकि एटलीस्ट या एटमोस्ट वाली सिचुएशन होती तब 2 की सिचुएशन अराइज होती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे बोल रहा है लेस देन 2 है x की वैल्यू, वहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी का जब हम सम कर देंगे तो हमारी p की प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक। अभी हमने 0 और 1 दोनों ही कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक। तो b पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों ही प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है, ठीक है। p एट x इक्वल टू 0 एंड p एट x इक्वल टू 1 को ऐड कर देंगे, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे p व्हेन x इज लेस देन 2, ठीक है। x क्या है लेस देन 2 है, ये सिचुएशन है आपकी। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, दो ही तो वैल्यू 2 से कम है, या तो 0 है या फिर 1 है, दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। p व्हेन x इक्वल टू 0 प्लस कर दीजिए इसमें p व्हेन x इक्वल टू 1। दोनों वैल्यूज आपने क्या करी है अभी ही कैलकुलेट करी है, ठीक। दोनों ही वैल्यू अभी कैलकुलेट करी है। क्या थी 0 में हमारा एग्जैक्ट जो e-4 की वैल्यू आई थी वही थी, क्या था 0.0183 प्लस हमारी p व्हेन x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आई थी 0.0732, ठीक। तो अब इसको क्या कर दीजिए, बस आप ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। क्या थी 0.0183 प्लस 0.0732, ठीक। कितना आ गया 0.091, ठीक। ये आपका बी पार्ट हो गया, जिसके अंदर आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है लेस देन 2 है, ठीक। अगर आपकी और सिचुएशन होती है एटलीस्ट एटमोस्ट तो और इसके अंदर चीजें इन्वॉल्व करते, बट सीधे सीधे लेस देन 2 है तो इसके अंदर 0 है या तो 2 से कम या फिर 1 है, उसके अलावा तो और कोई वैल्यू है नहीं जो उससे कम, ठीक। अब क्या करते हैं इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट के अंदर आपसे कह रहा है एटलीस्ट 3, यानी हमारा एक्स क्या है एटलीस्ट 3 है,
एटलीस्ट 3 का यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है कि या तो वो 3 खुद है या फिर 3 से बड़ा है, क्या x, देखिए x क्या होना चाहिए, या तो खुद 3 होगा या फिर उससे बड़ा है। एटलीस्ट 3 की सिचुएशन ऐसे अराइज होगी, ठीक, एटलीस्ट 3। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3, अगर हम बड़ा देख रहे हैं या तो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड सो ऑन, ठीक है, उसके अंदर कोई एंड नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जा सकती है और हमें कोई एंड भी नहीं मालूम है कि कितने एन हुए हैं, क्या हुए हैं, हमें कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो सेकंड अप्रोच हमने देखी थी, सिंपली वो कर सकते हैं कि 1 में से हम माइनस कर देते थे और जो प्रोबेबिलिटीज, यानी अगर हमें 3 या फिर 3 से बड़ा चाहिए तो उससे पहले की प्रोबेबिलिटीज क्या है, खुद 0 है, 1 है या फिर 2 है, ठीक है। तो या तो आप बाकी की अगर आपको पता है वो तो आप यहाँ पे कर नहीं सकते, तो सीधे सीधे 1 में से आप माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 और 2। तो ऑब्वियसली जब आप उन तीनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यही वाला केस बचेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको निकालने के लिए आप सीधे सीधे 1 में से माइनस कर दोगे, ठीक, इसमें हम सीधे सीधे माइनस कर देंगे 1 माइनस क्या, p when x इक्वल टू 0 प्लस p when x इक्वल टू 1 प्लस p when x इक्वल टू व्हाट, 2, ठीक है। आप जब इनकी प्रोबेबिलिटीज को 1 में से माइनस कर दोगे तो आपका यही वाला रीजन कैलकुलेट हो जाएगा। अब 1 तो आपका एज इट इज रहा, ठीक है, और आपको p when x इक्वल टू 0 अभी ही कैलकुलेट किया था, कितना था 0.0183, 0.0183 प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 0.0732 प्लस कर देंगे x इक्वल टू 2 की वैल्यू, ये भी अभी हमने कैलकुलेट करी थी ए पार्ट में। उन्हीं सारी वैल्यूज को यूज करके ही आपके फर्दर पार्ट्स बनाए गए जिससे आपको सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने सीख लिया कि कैसे कैसे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आप निकालने वाले हो। देन उससे रिलेटेड बी और सी पार्ट में आपको ये बताया गया कि उन स्पेसिफिक वैल्यूज को यूज करके कैसे कैसे और डिफरेंट क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने 0 की ले ली, 1 की भी ले ली, अब आप क्या लोगे 2 की लोगे, तो 2 के अंदर कितनी है आपकी 0.1464, ठीक। सिंपली अब क्या कर दो, इन सबको ऐड कर दो और 1 में से माइनस कर दो। तो ऐड करके देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस इन सब वैल्यूज को ऐड, ठीक है। तो ऐड करके देखते हैं आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.0183 प्लस 0.0732 प्लस 0.1464, ठीक, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.2379, इसको लिख लीजिए 0.2379, 0.2379। अब इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 1, तो कितना आ गया ये 0.7621, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको जब x इक्वल, जब आपको एटलीस्ट 3 की सिचुएशन थी जहां पे x क्या है, या तो एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है, या तो 3 है या फिर 3 से बड़ा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता था कि वो कहाँ तक जा रहा है, तो हमने दूसरी अप्रोच अपनाई कि हमारे पास 0 की भी है, 1 की भी है, 2 की भी है, क्यों ना हम सिंपली क्या करें 1 में से इन तीनों की ही प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर दे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमने वही किया, हमने 1 में से माइनस कर दिया p x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तीनों को क्या करा, सम करा, जो आंसर हमारे पास आया 1 में से उसको माइनस कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ 5% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स। इसमें भी दो पार्ट्स हैं आपके पास, ए पार्ट कह रहा है नन इज डिफेक्टिव, बी पार्ट आपसे कह रहा है 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल ली थी कि अगर कोई कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो ये इंश्योर करती है कि डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहे, कम से कम रहे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक कंपनी है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है, बल्ब मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है 5% जो बल्ब है वो क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है, 5% क्या है, डिफेक्टिव है। और आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, डिफेक्टिव के टर्म्स में ही पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा। यानी सैंपल कितना दिया उन्होंने, 100 बल्ब का सैंपल लिया है। अब उस सैंपल में से ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसमें से कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं निकला। दूसरे केस में कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि 5 बल्ब विल बी डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव होना यहाँ पे क्या है, सक्सेस है, ठीक है। हमें क्या पता चल गया, डिफेक्टिव होना यहाँ पे क्या है, सक्सेस है। और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी गिवन है कि 5% आउट ऑफ 100, यानी सैंपल कितना था आपका 100 का था और 5% यानी 5/100 क्या है,
डिफेक्टिव हैं। और डिफेक्टिव क्या है? आपकी सक्सेस। सक्सेस को आप कैसे शो करते हो? पी के थ्रू शो करते हो। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे इतना कंसेप्ट यूज क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले एम की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, पैरामीटर ऑलरेडी आपको गिवन था, ना आपको एन से मतलब था ना आपको पी से मतलब था, सीधे सीधे एम यूज किया था और एक्स यूज किया था, फॉर्मूला लग गया था। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको E-5 की वैल्यू तो गिवन है, ठीक है, वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे क्या आपको m गिवन है? नहीं गिवन है, तो आपको m निकालना पड़ेगा। तो m हमने देखा था फॉर्मूला क्या था m का, n इंटू p। अब n क्या है यहाँ पे? 100 सैंपल उसने लिए हैं चेक करने के लिए, तो n यहाँ पे क्या हो गया? 100 हो गया, n की चीज खत्म। अब दूसरी चीज क्या बची? p क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और इस सिचुएशन के हिसाब से डिफेक्टिव होना क्या है हमारे लिए? सक्सेस है। और डिफेक्टिव से रिलेटेड भी उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 5% बल्ब क्या है? डिफेक्टिव है। तो P हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 0.05, यानी आपको N भी मिल गया, आपको P भी मिल गया। तो अब आप M नहीं निकाल सकते हो क्या? इजिली निकाल सकते हो, सीधे सीधे N और P को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या क्या मिल गया आपको? N आपको मिल गया कितना? 100, ठीक। देखिए N आपका यहाँ पे कितना आ गया? 100 आ गया। P आपने कैसे निकालना है? P आपने कैसे निकाला? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है उनका? डिफेक्टिव होना। और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5%, यानी P हमारा कितना है? 0.05, ठीक है। 0.05 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब अगर आपसे M पूछा जा रहा है तो आप M इजीली निकाल सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। तो M आपका यहाँ पे कितना आ गया? जो आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होता था, मेन पैरामीटर है जो यूज होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सारी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर M ही गिवन नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले M निकालेंगे, ठीक है। तो N इंटू P कर देंगे। M का फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू P। तो अब आप यहाँ पे 100 है आपका N और P कितना है आपका? 0.05, ठीक है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, यानी M आपका कितना आ गया? 5। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप दिमाग लगा के ये देखो कि E की पावर वहां पे कितनी गिवन है? -5 ही गिवन है, ठीक है। और E की पावर माइनस क्या होता है? वो M ही तो होता है, E की पावर -M होता है। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर लो कि M यहाँ पे आपका कितना आया है? 5, और आपकी वैल्यू भी कितनी गिवन है? E-5 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। E की पावर -5, यानी आपका M सही निकला है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको E की पावर -5 भी दे देगा, E की पावर -4 भी दे देगा, तो वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या M की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने M सही निकाला होगा तो ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही M की वैल्यू गिवन है तो यहीं से आपका क्रॉस चेक हो गया कि M क्या है? 5 है, ठीक। अब ए पार्ट के अंदर आपसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। देखिए ए पार्ट के अंदर आपसे कह रहा है नन इज डिफेक्टिव, कोई भी क्या है? डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। नहीं है मतलब क्या हो गया कि x क्या है? 0, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है कि x क्या है आपका? 0, यानी p व्हेन x इक्वल टू 0 आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो सिंपली आप क्या करोगे? जो आपका फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या कर दोगे? क्या लिख दोगे? x की वैल्यू 0 कर दोगे। तो हमारा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं वापस से, e की पावर थी -m इंटू m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, यही तो होता है फॉर्मूला। अब इसके अंदर आपको e की पावर -m ऑलरेडी गिवन है कितनी? 0.007, ठीक। ये वैल्यू आपको गिवन है, इंटू आपकी m कितनी है? 5, ठीक है। m कितना है? 5। m की पावर कितनी जाएगी? x, यानी 0। नीचे क्या आता है आपका? 0 का ही फैक्टोरियल आ जाता है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, सिर्फ क्या वैल्यू बची आपकी? 0.007 वैल्यू बची, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 0.007, यानी जब 0 की सिचुएशन होती है x इक्वल टू 0 तो सब चीजें 1 होके खत्म हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू बचती है, दैट इज e की पावर -m, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो आपका आंसर वही आना है, ठीक है, जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में हमसे क्या कह रहा है कि व्हेन 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। अब जब आपको नाम से ही पता चल रहा है 5 बल्ब्स डिफेक्टिव की सिचुएशन पूछ रहा है, यानी x क्या होगा यहाँ पे? 5, ठीक है। यानी आपको x की वैल्यू क्या लेनी है? 5, यानी x जब 5 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? p व्हेन x इक्वल टू 5, ठीक है। सेम चीज करेंगे, बस क्या कर देंगे? x की वैल्यू की जगह 5 रख देंगे, जहां पहले 0 रख दिया था उसको चेंज करके 5 रख देंगे। फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या था? e की पावर -m इंटू m पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, ठीक है। e की पावर -m एज इट इज जो आपको गिवन है वही लिख लेते हैं। कितनी गिवन है? 0.007 इंटू क्या होता है हमारा? m की पावर x। अब यहाँ पे m भी क्या है? 5 है, और उसकी पावर भी कितनी है? 5, क्योंकि x भी कितना है? 5 है। और नीचे क्या करते हैं हम? x 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि x का
फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है। अब जब आप इसकी वैल्यू को ओपन करोगे तो 0.007 इंटू ये तो आपका हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। अभी 5 की वो निकालते हैं, 5 की पावर 5 कितना आएगा, आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3125, ठीक है। और फैक्टोरियल खोलना आपको आता है, कैसे खोलते हैं, 5 फैक्टोरियल अगर है तो वैल्यूज पीछे जाएंगी, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कहाँ तक जाती है, 1 तक जाती है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब डायरेक्ट आप क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। नीचे की वैल्यू आपकी 120 आ जाएगी, ऊपर आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो, 0.007 इंटू 3125, ठीक है। ऊपर कितना आ गया आपका 21.875, और नीचे जब आपने सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक। अब आप क्या कर लो, इसको 120 से डिवाइड कर लो ऊपर वाली वैल्यू को, तो कितना आ गया 0.182 अप्रॉक्स आ गया, ठीक है। कितना आ गया 0.182, बस यही आपका आंसर हो जाएगा 0.182, ठीक। अप्रॉक्स में वैल्यू आपकी बड़ी है तो आप इतना ही ले लोगे कि 0.182 आपकी वैल्यू आ गई, यानी जब x इक्वल टू 0 है तब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.007, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यूज 1 हो गई, सिर्फ क्या बचा, e की पावर माइनस m बचा है। वहीं दूसरा अगर मैं बात करूं व्हेन p x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5 का क्या मतलब है कि बल्ब डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या, सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की कितनी थी 0.05, यानी सक्सेस है वो, ठीक है। तो सक्सेस की हमने देखा था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है, और n क्या होता है, इनफाइनेटली लार्ज होता है। अब इसके अंदर n भी हमारा क्या था, सैंपल से रिलेटेड बात कर रहा था, वो 100 थे, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके m निकाल लिया। क्यों m निकाला, क्योंकि m की वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। क्रॉस चेक कर लिया कि वैल्यू पावर में जो लगी हुई है 5 है, तो m जो हमने निकाला है वो भी हमारा 5 आया, इसका मतलब हमारा m सही है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या करी, सिर्फ फॉर्मूला लिखा, x की वैल्यूज पुटअप करी, m की वैल्यू पुट करी और सॉल्व कर दिया, ठीक। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Records show that the probability is 0.0002 that a car will have a flat tire, okay, while driving over a certain bridge. Use the Poisson distribution to determine the probability that among 20,000 cars driven over this bridge, not more than one will have a flat tire. Okay, E की दो वैल्यूज गिवन है, समझते क्या कह रहा है। देखिए, किसी रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, किसी तरीके के रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसके अंदर आपसे ये बताया कि ये प्रोबेबिलिटी है 0.002 कि एक कार का क्या होगा, फ्लैट टायर हो जाएगा व्हाइल ड्राइविंग ओवर अ सर्टेन ब्रिज, ठीक है। यानी फ्लैट टायर होने की प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है। यही क्या है आपका P, यानी सक्सेस, फ्लैट टायर हो जाएगा। अब जरूरी तो नहीं है हर एक कार जो ड्राइव कर रही है उसका फ्लैट टायर हो ही जाएगा, ठीक है। तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। कितनी गिवन है 0.0002, ठीक। आपको P मिल गया, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस क्या है यहाँ पे, कार का फ्लैट टायर होना, जो कि बहुत बहुत स्मॉल है। अब यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लग गया कि ओके ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो सकता है, अभी तक आपने जब रीड किया इतना क्वेश्चन, ठीक। आगे आपको क्या हिंट्स मिली इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको n दे दिया 20,000 कार्स, ठीक है। जैसे पहले n दिया हुआ था 100 सैंपल्स, यहाँ पे n कितना दे दिया 20,000 कार्स है, बहुत ज्यादा लार्ज है n की वैल्यू, ठीक है। p क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, n क्या है, लार्ज है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या कही गई, हमने हिंट के लिए ये देखा था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गिवन में आपको ई की कुछ वैल्यू गिवन होगी, यानी ई पावर करके कुछ वैल्यूज गिवन होगी। अब आप क्वेश्चन देखोगे, अरे यार यहाँ पे तो दो दो वैल्यूज गिवन है, पहले तो एक ही गिवन होती थी, तो वो आपको चेक करने के लिए गिवन है, क्योंकि मैंने बताई थी आपको एक ट्रिक कि जब आपको ई की कुछ पावर गिवन होती है वही आपका एम होता है, तो जब आप एन इंटू पी करके एम कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर ले रहे थे। अब यहाँ पे आपको जब आप एम निकालोगे तो आपको मैच करना पड़ेगा कि आपका एम जो है वही यहाँ से आपको वैल्यू उठानी होगी, यानी डायरेक्ट आप नहीं उठा सकते, आप पहले चेक करोगे कि आपका m कितना आ रहा है, आपका m 0.2 आ रहा है या फिर आपका m कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में आप चेक करोगे। अब जब आप देख लोगे कि आपकी जो भी m की वैल्यू आई है या तो 0.2 आई है या फिर 0.4 आई है, वही आप क्या ले लोगे, e की पावर m ले लोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है आपका
नॉट मोर देन वन विल हैव अ फ्लैट टायर, यानी फ्लैट टायर से रिलेटेड आपको प्रोबेबिलिटी भी पूछ रहा है, और किस कंसेप्ट में पूछ रहा है कि नॉट मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा कार का क्या होगा, फ्लैट टायर होगा नहीं होगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी नॉट मोर देन वन विल हैव अ फ्लैट टायर, कोई भी अगर कार है तो उससे एक से ज्यादा उनका फ्लैट टायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या मतलब हो गया कि x जो वैल्यूज अज्यूम कर रहा है वो क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपको निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपको निकालना है कब, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपको निकालना है कब, निकालना है जब नॉट मोर देन वन। नॉट मोर देन वन का क्या मतलब हो गया, ऑब्वियसली या तो वन होगी या फिर वन से छोटी होगी। तो आपको क्या कैलकुलेट करा रहा है, ये कंडीशन आपसे कैलकुलेट करा रहा है, यानी आपको x वैल्यूज निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन x इज नॉट मोर देन वन, यानी आपकी जो फ्लैट टायर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, जहां पे कार का टायर फ्लैट नहीं होगा, यानी नॉट मोर देन वन, ठीक। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, m निकालना होता है, क्योंकि हमें m नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि m आप कैसे निकालते हो, m आप ऐसे निकालते हो n इक्वल टू p करके निकालते हो। अब n इसके अंदर आपका कितना गिवन है, 20,000, ठीक है, कितना गिवन है, n 20,000 गिवन है। वहीं p हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, और सक्सेस क्या है यहाँ पे, कार के टायर का फ्लैट हो जाना, यानी मेरा कार का जो टायर है वो फ्लैट हो गया है, वही क्या है मेरे लिए सक्सेस है। तो आपसे कह रहा है कितनी टायर का क्या है प्रोबेबिलिटी, कितनी है टायर के फ्लैट होने की, 0.000002, ओके, ये है आपकी। तो अब क्या आप यहाँ से m कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हो। तो m आपका यहाँ से ही कैलकुलेट हो जाएगा, कितना, n इंटू p, ठीक है, n p कर कर कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 20,000 मल्टीप्लाई बाय आपका p, p कितना है आपका 0.00002, 4 बार जीरो है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, क्योंकि टायर क्या होगा, कार का फ्लैट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.4, ठीक है, 0.4, यानी आपका m कितना आ गया, 0.4 आ गया। अब आप चेक करो, आपके पास जो e की दो वैल्यूज गिवन है, एक है आपका -0.2, एक है आपका -0.4, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, e की पावर -0.4। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है, आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे मालूम है कि e की पावर m है। आप क्वेश्चन से बोलोगे मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने m की वैल्यू खुद से भी कैलकुलेट कर ली है, मुझे पता है कि m की वैल्यू क्या है, 0.4, तो मैं अब कौन सी वैल्यू का यूज करूंगी, 0.670, ठीक है। अब वही चीज करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉट मोर देन वन विल हैव अ फ्लैट टायर, यानी एक से ज्यादा कार का फ्लैट टायर नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी p x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके अंदर बेटा क्या मतलब हो गया इसका, कि हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक, प्लस हम इसके अंदर कर देंगे p व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 पूछ रहा है, ठीक है, नॉट मोर देन 1 पूछ रहा है, तो नॉट मोर देन 1 के अंदर हमारा 1 भी इंक्लूड होगा खुद भी, ठीक है, नॉट मोर देन 1 कह रहा है ना, तो नॉट मोर देन 1 में हमारा 1 खुद भी आएगा, और 1 से जो कम वैल्यू है दैट इज 0 वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, e पावर -m इंटू m पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, यही तो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। इधर भी यही फॉर्मूला लिख लेते हैं, e पावर -m इंटू m पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। अब दोनों सिचुएशन में देख लेते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी थी, 0.4, ठीक है, m की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी थी, 0.4, तो यहाँ पे वही चीज आप क्या कर दोगे, रख दोगे, यानी e की पावर -0.4, ठीक है, -0.4 इंटू m कितना था आपका, वही 0.4 पावर 0 डिवाइडेड बाई कितना है x आपका कितना है, 0 फैक्टोरियल, ओके, यानी यहाँ पे आपने क्या कर लिया, e की पावर -0.4 इंटू 0.4 पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व कर लोगे। प्लस दूसरी चीज आपको सॉल्व करनी है क्या, e की पावर -0.4, e की पावर -0.4 इंटू m आपका कितना है, 0.4 है, x यहाँ पे कितना हो जाएगा अब 1, क्यों, क्योंकि हम x इक्वल टू 1 निकालना है, तो नीचे कितना आ गया आपका 1 फैक्टोरियल, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको सॉल्व करोगे इन दोनों चीजों को, तो आपको पता है ये वाली वैल्यू में ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो सिर्फ क्या बची, e की पावर -0.4, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, 0.670, ठीक है, प्लस आप कर दोगे p व्हेन x इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 1 के अंदर हमने क्या वैल्यू निकाली थी, हमारी e की पावर माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये 0.4 हो गया और ये 1 फैक्टोरियल 1 ही हो गया। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इंटू 0.4 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना हो गया ये 0.4, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.670। ठीक है, 0.670 इंटू 0.4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.670 इंटू 4, 0.670 इंटू आपकी इसकी वैल्यू 0.4 m की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.268। ठीक, 0.268, यानी ये आपकी जीरो की प्रोबेबिलिटी हो गई x इक्वल टू 0, ये आपकी हो गई x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी। अब बस आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नॉट मोर देन 1 विल हैव अ फ्लैट टायर, यानी एक से ज्यादा कार के फ्लैट टायर्स नहीं हुए हैं। तो अब आप इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या है 0.670 प्लस कर दो 0.268। ठीक है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया 0.938। ठीक है, 0.938। आपको समझ में आया ये चीज क्या हुआ था, इसके अंदर एक थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट उन्होंने यूज किया था आपको ये समझाने के लिए कि कैसे कैसे आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हो, कैसे आपको m की वैल्यू से रिलेटेड कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक ही ये गिवन होता तो मुझे पता चल जाता कि मेरा m कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है, क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आ जाता। बट यहाँ पे मैंने जब m की वैल्यू खुद निकाल ली, पहले m की वैल्यू जब मैंने खुद से निकाल ली, कितनी आई मेरी 0.4, तब मुझे पता चला ओके मेरी m की वैल्यू कितनी है 0.4 है, तो मुझे e की वैल्यू कौन सी वाली लेनी है 0.670 लेनी है। ठीक है, अब मुझे m की भी वैल्यू मिल गई हमारी, और हमें क्या मिल गया, हमारा x से रिलेटेड भी नॉलेज पता चल गई कि हमें 0 और 1 को लेना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो जब हमने दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया तो हमें आंसर मिल गया कि प्रोबेबिलिटी बताइए नॉट मोर देन 1 विल हैव अ फ्लैट टायर। ओके, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे विद सम more examples. If you have any query, then you can ask in the comment section. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.